हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग आज जानेंगे कि डीएम प्लांट में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स क्या होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए पार्ट 1 एक मैं सीरीज़ लाया हूँ जिसमें डीएम प्लांट के बारे में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और भी पावर प्लांट के बारे में, ईटीपी प्लांट के बारे में, आरओ, ये सारे प्लांटों के बारे में मैं स्टार्टिंग किया हूँ। ये यूट्यूब नया चैनल बनाया हूँ जो मैं अपनी स्किल्स आपके साथ शेयर करूँगा जिससे कि आपको इंटरव्यूज़ में या कोई काम करने में प्लांट में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जानते हैं डीएम प्लांट में इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है कि ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि डीएम प्लांट क्या होता है। तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं कि डीएम प्लांट एक ऐसा सिस्टम होता है जो पानी से डिज़ोल्व साल्ट्स और मिनरल्स को हटाकर प्योर वाटर बनाता है। इसका यूज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे बॉयलर फीड वाटर में ज़्यादातर होता है। और भी जगहों पर होता है, जैसे कि आपका कहीं स्टीम बनाना हो या आपको कहीं क्लीनिंग के लिए यूज़ करना हो या स्टील प्लांट होते हैं, उन सब चीज़ों में भी डीएम वाटर का यूज़ किया जाता है। अब दूसरा देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि आखिर पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज यूनिट, एनायन एक्सचेंज यूनिट, मिक्स बेड यूनिट, डिगेसर टावर और रीजनरेशन केमिकल्स के टैंक होते हैं। और हमारी जो मेन होती है वो कंडक्टिविटी और सिलिका, ये दो पे डिपेंड हमारा करता है डीएम प्लांट। जो फाइनल आउटलेट में हम लोग पैरामीटर्स चेक करते हैं वो कंडक्टिविटी और सिलिका ही होता है। वो जितना ही कम रहता है उतना ही डीएम प्लांट अच्छा चल रहा होता है। अभी जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि फ्लो वाटर टैंक एक दिया है, फिर मल्टीग्रेड फिल्टर दिया है, फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिया है। ये उन जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर टर्बिडिटी ज़्यादा होती है या क्लोरीन की डोजिंग ज़्यादा होती है। ये सब डिपेंड करता है आपके रॉ वाटर के ऊपर कि रॉ वाटर आपका कैसा है। क्या क्या वो सी वाटर लिया जा रहा है, क्या वो बोरवेल से लिया जा रहा है, क्या वो डैम से लिया जा रहा है या किसी तालाब से लिया जा रहा है। तो वो सब डिपेंड करता है आपके वाटर के क्वालिटी के ऊपर। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीएसएफ। ज़्यादातर पीएसएफ ही यूज़ किया जाता है रॉ वाटर टैंक के स्टार्टिंग में जो वेसल लगा रहता है वो हम लोग पीएसएफ से ही पानी फिल्टर कराते हैं। तो पीएसएफ आखिर होता क्या है, इसका पूरा नाम होता है प्रेशर सैंड फिल्टर। तो आंसर है प्रेशर सैंड फिल्टर एक ऐसा उपकरण है जो पानी में से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, टर्बिडिटी और पार्टिकुलेट मेटल को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी को एक बंद टैंक में प्रेशर के साथ नीचे की ओर भेजकर छाना जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें कई सारी मीडिया पड़ी होती है, जैसे कि सैंड मीडिया और कॉर्स सैंड पड़ा रहता है, नोजल्स लगे रहते हैं, फाइन सैंड पड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब ऊपर से हम लोग पानी डालते हैं और इन मीडिया से जब वो पानी होकर गुजरता है तो इन मीडिया में जो भी हमारे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रहती है वो ट्रैप हो जाती है। और इसमें जो पीएसएफ रहता है इसमें आपका एडजॉर्बेशन का प्रोसेस होता है। जो भी मीडिया रहेगी वो हम जो भी हमारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रहती है वो हमारा मीडिया के ऊपर ट्रैप हो जाती है। फिर अगला देखेंगे कि कैटायन और एनायन रेजिन में क्या अंतर होता है। तो कैटायन रेजिन वो रेजिन होती है जिसमें पॉजिटिव आयंस को हटाया जाता है और उन्हें H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस किया जाता है, जबकि एनायन रेजिन में ऐसा नहीं होता है। एनायन रेजिन निगेटिव आयंस को हटाकर OH आयन से रिप्लेस करता है। यानी कि जो भी हमारे वाटर में अगर H पॉजिटिव आयंस हमारे पास हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, तो उनको हमारा कैटायन H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस कर देगा। यानी कि H पॉजिटिव पानी में मिक्स हो जाएगा और जो भी हमारे उसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे रेजिन के ऊपर ट्रैप हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में आयंस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। कहीं कहीं ये भी सवाल पूछा जाता है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस यही होता है जिसमें कैटायन और एनायन रेजिन को हम एक रॉ वाटर से पानी से गुजारते हैं जिसमें कि हमारे पॉजिटिव और आयंस और निगेटिव आयंस दोनों मौजूद रहते हैं और वह कैटायन और एनायन के साथ
एक्सचेंज होके हमारा H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैटायन होता क्या है, एनायन होता क्या है, इसका रीजनरेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डिगेसर टावर क्या करता है। तो देखिए डिगेसर टावर, जिसे डिगेसिफिकेशन टावर या CO2 रिमूवल टावर भी कहते हैं, और यह पानी से अवांछित गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। खासकर DM प्लांट, डीमिनरलाइजेशन प्लांट या बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि डिगेसर टावर में क्या क्या रिमूव हो रहा है। अब इसके बारे में एक और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहे बोलेंगे या कमेंट करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि डिगेसर टावर आखिर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उसमें रिएक्शन क्या होती है, आखिर वह काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके लिए कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है तो इसका एक नोट्स बनाएं, एक अच्छी बुक बनाएं जिसमें आप क्वेश्चंस और आंसर्स को तैयार करके रख सकते हैं, जिनको आप रिवीजन करके कहीं पर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मिक्स बेड यूनिट का यूज़ क्यों किया जाता है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जो आप DM प्लांट चला रहे हैं, कैटायन और एनायन में तो रेजिन मान लो आपका एक्सचेंज हो गई, तो MB लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो उसका आंसर है हाई प्योरिटी वाटर प्राप्त करने के लिए जहाँ कंडक्टिविटी 0.1 से भी नीचे चाहिए रहती है तो होती है, और यह कैटायन और एनायन दोनों की तरह काम करता है क्योंकि इसमें दोनों रेजिन पड़ी होती है। तो मेन कहने का मतलब इसका यह है कि अगर हमें 0.1 से भी नीचे कंडक्टिविटी चाहिए तो हमें मिक्स बेड यूनिट को लगाना ज़रूरी है। इस मिक्स बेड को हम लोग पॉलिशिंग यूनिट भी कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि DM वाटर की कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। जो हमारा DM वाटर फाइनल आउटलेट निकलता है परमिट का, तो उसका कंडक्टिविटी कितना होता है। तो आइडियली जो होता है वो तो <1 रहता है, लेकिन हम लोग अगर MB को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कंडक्टिविटी <0.1 से नीचे रहना चाहिए। और ये जो बात हो रही है इस वीडियो में, तो अभी जो हमने आइडियली <1 बताया ना, तो इसके लिए क्या रहता है कि ये एनायन और MB के लिए बता रहा है कि MB एनायन और कैटायन के लिए बता रहा है कि अगर जो हमारा एनायन के आउटलेट में कंडक्टिविटी निकलती है तो उसकी <1 रहनी चाहिए, लेकिन अगर वहीं पर हम अगर MB लगा देंगे तो हमारी कंडक्टिविटी <0.1 रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कैटायन रेजिन को रीजनरेट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होता है। अब देखिए जनरली लोग HCl का यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं आंसर में कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl या सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का यूज़ किया जाता है रीजनेशन करने के लिए। और यह रीजनेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने % से सोल्यूशन करते हैं, पूरा स्टेप वाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एनायन रेजिन को रीजनरेट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होता है। तो एनायन का रेजिन ज़्यादातर मोस्टली 90 to 95% हम लोग डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही करते हैं, यानी कि NaOH से। नेक्स्ट देखेंगे कि सिलिका की वैल्यू हाई होने का कारण क्या है, यानी कि MB आउटलेट में अगर सिलिका हमारी बढ़ रही है तो वह किस कारण से बढ़ रही है। तो उसका कारण हो सकता है कि एनायन रेजिन एग्जॉस्ट हो गया हो या इम्प्रॉपर रीजनरेशन हुआ हो एनायन या MB का, या रेजिन फॉलिंग या मिक्स बेड फेलियर हो सकता है। रेजिन फॉलिंग का मतलब कि जो एनायन या MB के रेजिन है उसके ऊपर सस्पेंडेड पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए हैं, जो कि रीजनरेशन करते समय केमिकल हमारा प्रॉपर रेजिन से एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वह जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है और सिलिका हाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो क्या करेंगे, एनायन की या MB की। तो उसके लिए क्या करते हैं कि रेजिन का स्टेटस चेक करते हैं कि रेजिन की क्वालिटी क्या है, रेजिन के ऊपर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे हैं,
यही सब कारण होता है कंडक्टिविटी बढ़ने का। और दूसरा हो सकता है कि रीजनरेशन मतलब दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है। फिर लीकेज और केमिकल डोजिंग वेरीफाई करेंगे। जो हम लोग जिस केमिकल से हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं उसको लैब में भेजकर उसका टेस्टिंग करेंगे, उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मान लीजिए जो हमारा मेन टैंक होता है बल्क कॉस्टिक टैंक, उसका हमारा 49 या 48% का केमिकल आता है बाहर से। लेकिन अगर मान लीजिए वह 20% या 25% का हो गया है, कहीं से उसमें पानी मिक्स हो गया है, तो हम लोग एक बार वेरीफाई कराएंगे सारे केमिकल्स का। जो भी हमारा बल्क कॉस्टिक टैंक हो गया, और दूसरा रीजनरेशन करते समय जो हमारा पावर वाटर यूज़ होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है 5% का, क्या हुआ 5% का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही सब कारण होते हैं कंडक्टिविटी बढ़ जाने के। चलिए अगला देखते हैं कि डीएम वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यानी कि यह पूछा जा रहा है कि आप डीएम वाटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट आता है पावर प्लांट में, दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, या बैटरी वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। वहाँ पर हम लोग डीएम वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि डीएम वाटर की कंडक्टिविटी और सिलिका और क्लोराइड सारे पैरामीटर्स जो रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। यानी कि अगर देखेंगे तो पीपीबी में वो रहते हैं, जैसे 10 पीपीबी 20 पीपीबी। और जो रॉ वाटर का हमारा क्वालिटी रहता है उसमें सिलिका हो गया जैसे 150 पीपीएम, और क्लोराइड हो गया है 70-80 पीपीएम। वह सब पीपीएम में रहता है। इसीलिए डीएम वाटर का यूज़ हम लोग ज़्यादातर हर जगह करते हैं, पावर प्लांट्स या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह। और बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई या हमारा रिफाइनरीज हो गई, उनमें जहाँ पर भी हमें अगर कम कंडक्टिविटी का पानी चाहिए वहाँ पर हम लोग डीएम प्लांट का यूज़ किया जाता है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं उसका एक वीडियो सेपरेट ज़रूर बनाऊंगा, या कमेंट में ही आपको मैं आंसर दे दूंगा, तो कृपया कमेंट भी करें। थैंक यू।